नमस्कार, एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट साक्षात्कार में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह हम हाजिर हैं वही तल्ख तेवर और तीखे सवालों के साथ। आज साक्षात्कार करेंगे इंदौर शहर कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस की तरफ से अपने भाग्य आजमाने वाले दावेदार श्री सुरजीत सिंह चड्ढा जी से। सुरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार सुरजीत सिंह चड्ढा इंदौर नगर निगम में पार्षद की भूमिका में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में लगातार अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते आए हैं और बात चाहे मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की रही हो या इंदौर नगर निगम में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की, हर मामले पर सुरजीत सिंह चड्ढा ने अपना मैदान संभाला है। सुरजीत जी, क्या लगता है, आप लगातार जो है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में रहते हैं, प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। पिछली बार भी आपने बहुत मेहनत की लेकिन पार्टी ने किसी और चेहरे को मौका दिया। इस बार कितनी पुख्ता आपकी दावेदारी है और क्या लगता है ये जो चुनाव है एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं? देखिए, मैं पिछली बार निश्चित रूप से मैं टिकट मांग रहा था, पर पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सबको टिकट मांगने का अधिकार रहता है और कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे से जो अन्य मांगने वाले थे उनका कुछ ज़्यादा हिस्सा बनता होगा टिकट में, तो उनको टिकट मिला भी। पर निश्चित रूप से इस बार मैं जो दावेदारी कर रहा हूँ वो मैं पिछले 6 महीनों से जो चुनाव को दृष्टिगत रखते, यूँ तो हम 25 सालों से एक्टिव हैं, 15 साल में पार्षद भी रहा और बूथ वाइज मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। हमारे विधानसभा में जो हमारे बूथ हैं हम लोगों ने उसको केंद्रित किया और मैं सबसे पहले बधाई दूंगा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जब से राहुल गांधी जी बने हैं, निश्चित रूप से पार्टी में एक सिस्टम आया है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी पार्टी में कभी चुनाव से पहले कोई पर्यवेक्षक बहुत गिनती के कभी आते थे और सारा फैसला दिल्ली या भोपाल में होता था, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि पिछले 4 महीने से हमारे इंदौर में पर्यवेक्षक आए हुए हैं, ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं और लगातार वो हम लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। अपनी रिपोर्ट्स जो भी इंटरनल वो अपना काम कर रहे हो, पर वो बूथ की, सेक्टर की और ब्लॉक की तैयारी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और उससे हमको ये फ़ायदा मिल रहा है कि हमारा वर्कर चार्ज हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है और हमको कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव मिलेगा। बिल्कुल। क्या लगता है सुरजीत जी, जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की तासीर रही है, भारतीय जनता पार्टी से अयोध्या कहती है, क्या आप इस अयोध्या में सेंध लगा पाएंगे? कितनी तैयारी है आपकी? देखिए, होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी ये विधानसभा सीट सन 1990 से प्रयोगशाला के तौर पर चली आ रही है। कैंडिडेट आते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, कोई अच्छा लड़ते हैं, कोई थोड़ा कमज़ोर लड़ते हैं, पर अंत ये होता है कि उसके बाद कोई सक्रिय रह नहीं पाता। तो निश्चित रूप से अगर आदमी चुनाव हारता है तो उसमें निराशा भी होती है और वो आगे फिर चुनावों में अपना इंटरेस्ट कार्यकर्ता में और उस क्षेत्र में नहीं दे पाता। पर अभी आज जो वर्तमान परिस्थिति है, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में माहौल बना हुआ है। आप देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज घिरी हुई है, चाहे किसानों के मुद्दे पे हो या आज भ्रष्टाचार पे हो, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। इंदौर में ले लीजिए आप, तो इंदौर में दुनिया भर का भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह बहुत है और इन सब चीज़ों का फ़ायदा हम कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम लोग निश्चित रूप से, मुझे मौका मिला तो बहुत अच्छा चुनाव होगा और निश्चित रूप से चुनाव को हम जीतेंगे। बिल्कुल। सुरजीत जी, आपको राजनीति विरासत में मिली है। आपके स्वर्गीय पिताजी उजागर सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में बहुत अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है। लगातार उन्होंने शहर कांग्रेस का नेतृत्व किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के परछाई की तरह वो नजर आते थे कांग्रेस पार्टी में। कितना आपको लगता है कि उसका लाभ आपको मिलता है और क्या पिता की बताए राजनीतिक राह पर आप चलने के लिए पूरी तरह से अब आगे अपने कदम बढ़ाने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से मेरे को राजनीति विरासत में मिली जरूर है, पर मेरी कभी पैराशूट एंट्री नहीं रही। मेरे पिता बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, बहुत साधारण व्यक्ति थे और उनका अपना राजनीति करने का एक तरीका अलग था। मुझे उन्होंने वही तरीका सिखाया कि आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। पहली चीज़ मेरे को हमेशा कहते थे, मतलब मुझे अगर वो कोई चिट्ठी लिखते थे तो उसके आगे मेरे नाम के आगे जी लिखते थे, तो मैं उनसे कई बार रिक्वेस्ट करता था कि आप मेरे नाम के आगे जी मत लिखे करिए। बोलिए देखिए मेरी की तो आदत में है। तो मैं कभी पैराशूट एंट्री नहीं किया। मैं NSUI में काम करता था, यूथ कांग्रेस में काम करता था, उसके बाद मैं लगातार 3 बार पार्षद रहा और मैंने ज़मीनी स्तर पर काम किया। हमेशा आप देखेंगे कि मैं हमेशा गरीब बस्तियों के वार्डों में पार्षद रहा हूँ और मैंने हमेशा निचले स्तर से काम शुरू किया। मैंने कभी पैराशूट एंट्री नहीं की। मैंने कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष अगर उजागर सिंह जी रहे तो मैं हमेशा उस गांधी भवन के हॉल के आखिरी कोने में बैठता था। मैं कभी स्टेज की तरफ भी नहीं गया। मैं कभी भी
उनके पता चिन्हों पे ही चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुरजीत जी, बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जाता है कि राजनीति में पिता जो राह दिखाकर चलते हैं, अगली जो पीढ़ी आती है वो उसी पर अपने जो है कदम बढ़ाती है। सुरजीत जी, क्या लगता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के लिए कितनी तैयारी आपने कर ली है? यदि बूथवार हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में इस बार हर बूथ पर जो है काम करने वाली है? और जो मंडलम सेक्टर जो शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी में, नया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का कितना लाभ आपको जो है लगता है इस बार चुनाव में मिलेगा? देखिए, इस विधानसभा में 321 बूथ हैं, 13 पार्षदों के वार्ड हैं और करीब करीब 2,57,000 वोटर्स आज की स्थिति में हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब नया सिस्टम बना लिया कि पहले आप सेक्टर बनाएं, सेक्टर के बाद आप वार्ड बनाएं, वार्ड के बाद ब्लॉक बनाएं। हमारे यहाँ सेक्टर की तैयारी हो गई। पहले हमने सेक्टर इंचार्ज बनाए हैं। हर वार्ड में, पार्षद के वार्ड में करीब 25 से 35 बूथ तक होते हैं। हर 10 बूथ पे एक सेक्टर इंचार्ज हम लोगों ने बनाया। 321 बूथ पे हमने 5 लोगों की तैयारी कर दी है। मतलब मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो 16 से 1700 लोग हमारे पूरे 321 बूथों पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारी तैयारी हो चुकी है। अब इसके बाद एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि इस विधानसभा में 31,961 नाम जो या डबलिंग है या ट्रिपलिंग है, या किसी मकान पे ये भी स्थिति है कि एक मकान में 85 नाम है, किसी मकान में 65 नाम है। ये बोगस मतदान हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि वो बोगस मतदान से ही चुनाव जीतते हैं। अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं तो 18,000 नाम डबल हैं, या किसी जगह ट्रिपल हैं, या किसी जगह एक मकान में 65 है। तो 32,000 नाम में से मेरा जो अनुमान है, जो हमने अभी हमारी लिस्टिंग चल रही है, हमने 13 ही वार्ड में हमारे सेक्टर और वार्ड इंचार्ज जो है, मंडलम के इंचार्ज हैं, उनको हमने मूव कर दिया, रनिंग में लगे हुए हैं और 5-5 लोग हर बूथ पे लगे हुए हैं। तो हमने अभी 4 से 5,000 नाम हटाने की तैयारी। जी जी, आपने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? निर्वाचन कार्यालय जो है वहाँ पर इस बात की क्यों नहीं शिकायत कांग्रेस पार्टी दर्ज कराती? देखिए, अभी तो हम मोटे तौर पे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब जब हम वो पूरा डेटा एक बार वापस से लेके जाएंगे, हमने ये डेटा कलेक्ट करा है, अब हम वो पूरी तैयारी को लेके एक बार निर्वाचन आयोग जाएंगे। और आपको मालूम है कि 60 लाख वोटर्स का प्रदेश में जो इतना बड़ा मामला हुआ है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने दिल्ली में ये पूरे एपिसोड को खोला था। उसके बाद सलीना सिंह जी का हटाना ही पड़ा। लेकिन आयोग ने उस शिकायत को तो जो है सिरे से ठुकरा दिया था। नहीं, सिरे से ठुकराया था तो फिर सलीना सिंह जी को क्यों हटाया? मुद्दा ये भी कि सलीना सिंह जी को हटाना भी इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए उनको हटाया गया। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरजीत जी, क्या लगता है ये कितना बड़ा चुनाव है आपके लिए? क्योंकि ये केवल एक विधानसभा क्षेत्र का ही चुनाव नहीं है, क्योंकि महापौर जो है, शहर की प्रथम नागरिक, वो इसी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो विधायक भी हैं, महापौर भी है। ऐसे में आपके लिए चुनौती और बड़ी नहीं हो जाती? अग्नि परीक्षा और कठिन नहीं हो जाती? निश्चित रूप से चुनाव बड़ा होगा, क्योंकि क्या है कि हो ये रहा है कि जो हमारी माननीय विधायिका जी हैं, वो पिछले 4 साल से महापौर भी हैं। निश्चित रूप से उनके पास सरकारी संसाधन बहुत हैं। आज जितना दुरुपयोग महापौर जी के पुत्र द्वारा किया जा रहा है, आप देखिए, मैंने क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया, मुझे पता है कि मुझे उसके लिए कितनी भरपाई करना पड़ी। मैं सिर्फ 2 मैदानों पर करा पाया। महापौर जी के पुत्र ने वही टूर्नामेंट 6 मैदानों पर कराया। पूरी नगर निगम के जेसीबी, डंपर, लॉरियाँ, स्टाफ, पूरा नगर निगम जैसे उनकी जेब की संस्था हो गई हो। अरे मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पूर्व तो होगा। महापौर आप आज हैं, आज कर लेंगे, 5 साल बाद महापौर थोड़ी, 1 साल बाद महापौर थोड़ी रहेंगे। तो आज एक दशहरा मैदान का आपने अगर एपिसोड देखा हो तो एक बाइक रेसिंग कराई उन्होंने, और उस पर 22 लाख रुपए कलेक्टर ऑफिस ने उस पर पैसा निकाला। पर ये लोग अभी हो क्या रहा है? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई, कांग्रेस ने कहीं कोई विरोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं। देखिए, हो ये रहा है कि अभी इंदौर नगर निगम उनकी, खुद विधायक, प्रदेश सरकार उनकी, देश में सरकार उनकी, हमारी बातों को सुन कौन रहा है? हम तो ये आपके मीडिया के माध्यम से ही बताना चाह रहे हैं, या आपने एक प्रतिष्ठित अखबार में पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप भी तो कई बार पार्षद रहे, नगर निगम में आपको बहुत तजुर्बा है, प्रशासन में भी आप जो है लगातार आंदोलन के दौरान नेतृत्व करते देखे जाते हैं। तो क्या वजह रही कि इस दरमियान जो है आप लोग मैदान नहीं संभाल पाए? नहीं, देखिए क्या हो रहा है कि अगर वो बात पेपर से
प्रिंट मीडिया से अगर वो बात निकल के आई है और हम लोगों ने उसकी शिकायतें भी की हैं, एक दो बार हमने जोनल कार्यालयों पे भी गए, वहाँ पर भी घेराव किया, हमने बताया उनको कि भाई आप लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। पर चूंकि अभी एक माहौल इन्होंने ऐसा बना रखा था कि अभी इनकी हमारी बातों को कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि चूंकि ये लोग हर जगह बैठे हैं, पर हम लोग अपनी बात समय समय पर उठाते रहते। चलिए सुरजीत जी, मुद्दों की बात करते हैं। किन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी, या ये कहें कि सुरजीत सिंह चड्ढा कांग्रेस की तरफ से एक चेहरा बन के जनता के बीच जाएंगे, और किन वादे और किन इरादों के साथ अब जनता के बीच घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे, दस्तक देंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में आज आप स्थिति देख रहे हैं, शिवराज सिंह जी की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई है। आज मध्य प्रदेश में आप किसानों पे देख लें, अत्याचार देख लें, या आप व्यापारियों पे देख लें, जीएसटी की मार व्यापारियों पे देख ले, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में सबसे बड़ा इशू है कि ये क्षेत्र व्यापारिक है। इंदौर की सबसे बड़ा सराफा बाजार इस विधानसभा में, इंदौर का या प्रदेश का सबसे बड़ा बर्तन बाजार इस विधानसभा क्षेत्र में आता है, या देश की सबसे बड़ी कपड़े की मंडी जो है वो इस विधानसभा 4 में आती है, और इंदौर का एक किराना व्यवसाय है जिसको मारोटिया बाजार कहते हैं, वो भी इस विधानसभा क्षेत्र में आता है। व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारी जीएसटी से बहुत परेशान है। आज भी जीएसटी की विसंगतियों से व्यापारी बहुत परेशान है, नोटबंदी से व्यापारी आज भी दुखी है। तो कुल मिला के पूरे शहर में आज आप बेरोजगारों युवाओं को देखिए, बेरोजगार हैं, युवाओं के पास काम नहीं है। जो लोग बेचारे छोटी छोटी गुमटियाँ या ठेले या रेडी वाले, उनको हटा दिया। जो आज एक निम्न वर्ग का, गरीब वर्ग का आदमी है, जो रोज़ सुबह कमाने निकलता है, एक सब्जी का ठेला लेके या एक फ्रूट का ठेला लेके निकलता है, उसके ठेले तोड़ दिए, गुमटियाँ तोड़ दी, रेडियों वालों को भगा दिया। तो विधानसभा 4 में आप देखिए ना, ग्वाला कॉलोनी पूरी तोड़ दी, जिनके पास पशु थे। आज गाय माता कहाँ गई? आज इंदौर की 20 से 30 हज़ार जो पशुपालक जिनके पास पशु थे, गायें थी, भैंसें थी, वो कहाँ गई? उनका हिसाब महापौर जी दें। लेकिन नगर निगम तो अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत इसको कार्रवाई, देखिए बात अतिक्रमण हटाने की है, मैं मान रहा हूँ, अतिक्रमण हटे इसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी हमेशा है, सफाई हो इसके पक्ष में हमेशा है। पर वो वाल्मीकि समाज कहाँ गया जो शहर को नंबर 1 करने के नाम पे आपने घर बैठे उसकी क्रेडिट ले ली, और मनीष सिंह जी ने क्रेडिट ले ली। आपने क्या किया? तनख्वाह बढ़ाई उन्होंने नगर निगम। नहीं, तनख्वाह बढ़ाना कोई इशू नहीं है। देखिए, अगर इंदौर सिटी क्लीन सिटी का अवार्ड मिलना था तो वाल्मीकि समाज को मिलना था, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस शहर को ये गौरव दिया है। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ घर बैठ के एसी में ऑफिसों में बैठ के, और आपने सिर्फ अवार्ड जाके दिल्ली में लिया, और इन्होंने कुछ नहीं किया। तो सुरजीत सिंह चड्ढा कितनी बार वाल्मीकि समाज के बीच में गए, कितनी बार आपने जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया? सैकड़ों बार हम लोग हमेशा निरंतर जाते हैं। और आज भी वाल्मीकि समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज भी 80 से 85% वाल्मीकि समाज कांग्रेस को वोट करता है। उनके बूथों से आज चाहे राजमोहल्ला हरिजन कॉलोनी हो या जुनिंदौर हरिजन कॉलोनी हो, जितने हमारे वाल्मीकि समाज के, या घनश्याम दास नगर का बेल्ट हो, जितने आप विधानसभा 4 में वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो कांग्रेस को आज भी वोट करते हैं, और कांग्रेस अभी भी उनके लिए हमेशा सोचती है। सुरजीत जी, एक सवाल था मेरे जहन में। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 एक ऐसी विधानसभा है जहां से शिक्षा वर्ग भी है, शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, निर्धन वर्ग है। सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए आपने किस तरह से अपने कदम बढ़ाए हैं, किस तरह से आप दस्तक दे रहे हैं? क्योंकि हर वर्ग को संतुष्ट करना होगा, कांग्रेस पार्टी को अपना विजन इन तक पहुंचाना होगा। निश्चित रूप से बहन जी कि ये चुनाव, आपने जैसे पहले भी कहा था कि ये चुनाव बड़ा है, महापौर और विधायक खुद ही हैं वो हमारी जो सामने हैं प्रत्याशी, तो निश्चित रूप से चुनाव बड़ा है, और हमने सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर समाज के पास हम लोग दस्तक दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज इस शहर में कोई कांग्रेस को पहचान की या मेरे को पहचान की या कांग्रेस को पहचान की कोई दरकार, कोई संकट नहीं है। बस ये है कि हमारी पहुंच वहाँ होना चाहिए। कई लोग हैं, पुराने हैं, कई सालों से जो लोग नहीं काम कर रहे हैं या थोड़े निष्क्रिय हो गए, हम लोग उनको भी एक्टिव कर रहे हैं। और सामाजिक दृष्टि रखते हुए सभी समाजों के मेलजोल करके ये विधानसभा है। यहाँ करीब करीब सिख हैं, सिंधी हैं, ब्राह्मण्स हैं, महेश्वरी हैं, अग्रवाल हैं, जैन हैं, और पिछड़ा वर्ग भी बहुत बड़ी तादाद में SC और SC/ST वोट है। निश्चित रूप से हम लोग इस विधानसभा को, मैं मानता हूं कि करीब करीब ये विधानसभा के चुनाव में बहुत छोटा सा अंतर की जीत हार रह जाएगी, कोई बड़ा अंतर मेरे को नहीं दिख रहा। बिल्कुल ठीक।
ठीक बात। चलिए, यहाँ पर चुनावी साल में ये आत्मविश्वास है, कहा जाए सीधे तौर पर जो मेहनत या जो पसीना बहा रहे हैं लगातार सुरजीत सिंह चड्ढा, वो अपनी बातों से इस बात को परिलक्षित भी करते हैं। सुरजीत जी, क्या लगता है, हमेशा से कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में प्रयोग करती आई है, पहले ललित जैन जी को मौका दिया, उसके बाद सिंधी समाज से लगातार उम्मीदवार चुनती आई है। इस बार यदि आप उम्मीदवार होंगे तो क्या आपको लगता है जो सियासी गणित है, जो समीकरण है, वो पूरी तरह से बदल जाएंगे? देखिए, सियासी समीकरण बदलने से मैं आपका तात्पर्य बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं रहा हूँ, पर कुल मिला के इस विधानसभा में, अब आप सिंधी समाज की बात करें, सिंधी समाज में आज गुरु नानक देव जी को मानते हैं, हम लोग गुरु नानक देव जी को मानते हैं। गुरु नानक नाम लेवा होने की वजह से हम लोगों की उनसे बहुत अच्छी मिलनसारिता रहती है। सब गुरुद्वारे आते हैं, हम लोग भी सिंधी समाज के गुरुद्वारे जाते हैं। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा सिंधी समाज और सिख समाज में फ़र्क नहीं समझता हूँ। पंजाबी समाज हो गया तो ये समाज हमको एक तरफा मदद करेगा, और बाकी भी समाजों में कांग्रेस की बहुत अच्छी पैठ है। कोई मुझे ऐसा स्थिति नहीं दिखती। और हमारे विधानसभा 4 में आज सबसे ज़्यादा अगर शहर के आप नेतृत्व और नेता देखेंगे तो विधानसभा 4 से ही आते हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, सिंधी समाज से हो, या दिगर समाज से हो, सिख समाज से हो। हमारे सिख समाज के बहुत सारे नेता हैं जो इस विधानसभा में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो लोग मुझे मदद करेंगे, उनका आश्वासन मेरे को दिया। सुरजीत जी, एक सवाल और जहन में था मेरे। कांग्रेस में एक ऐसी परंपरा रही है, रीति रही है कि यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका एक गॉडफादर होना चाहिए, एक राजनीतिक आका होना चाहिए, जो न केवल आपके ऊपर कांग्रेस आलाकमान में पैरवी करे, आपको चुनाव मैदान में लड़ाए, बल्कि आपको जिता कर भी लाए। आपके गॉडफादर कौन है और कौन है जो आपको जिताने का मंत्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में मैं दिग्विजय सिंह जी से जुड़ा हुआ हूँ, और हमेशा वो बहुत सकारात्मक रूप से हम लोगों को राजनीति में प्रेरित करते हैं कि बोले आप बिल्कुल पॉजिटिव पॉलिटिक्स कीजिए। महेश जोशी जी से भी मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हूँ, मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। और दिग्विजय सिंह जी, हमारे सभी कांग्रेस नेतृत्व रहे, कमलनाथ जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, मैं समय समय पर सबसे मिलता हूँ, सबका स्नेह मुझको मिलता है, क्योंकि मेरे पिता एक राजनीति में लंबा समय रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे उस नाम से बहुत जल्दी एंट्री मिलती है। और मुझे कहीं ना कहीं ये रहता है कि ये उजागर सिंह का हमारा दोस्त था। कमलनाथ जी से मैं भी अध्यक्ष बने, और मैं उनको जब गुलदस्ता देने दिल्ली गया तो उन्होंने कहा नहीं यार, उजागर सिंह मेरा दोस्त था। तो कहीं ना कहीं मेरे पिता का सम्मान जो है वो मुझे बहुत आगे लेके जाता है, और मुझे निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी नेताओं का मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है। और कहीं ना कहीं अब स्थिति वो नहीं रही। पहले ये रहता था कि आपके लिए कोई एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पर अब जब से राहुल गांधी जी आए हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। और अभी जो हमारे सब नेता आप लगातार सुन रहे होंगे कि एक ही बात कर रहे हैं कि जो सर्वे, जो मेरिट में आएगा वही टॉप होगा। तो मेरिट आधार हो गया है, सर्वे में नाम जाएगा तो टिकट मिलेगा, नहीं नाम जाएगा तो बैठे हैं आपके सामने। चलिए, ये बदलते दौर की बदलती राजनीति है, जिसमें कि गोपनीय तरीके से राजनीतिक दल सर्वे भी करा रहे हैं, और इस सर्वे में जो चेहरा सबसे पहले या कहा जाए सबसे ऊपर होगा, वही होगा राजनीतिक दल का प्रत्याशी या उम्मीदवार, चेहरा राजनीतिक दल का बनेगा। सुरजीत सिंह जी, आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, 15 साल होने को है सरकार को, बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, वो तमाम योजनाओं का बखान भी करते हैं, और अब इन दिनों तो मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पर भी निकले हुए हैं मध्य प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है कि वो सत्ता के निकट खड़ी है? 1001% जी, कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। किस तरह से? सीधा कारण है, आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार आप रोज देख रहे हैं, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। अभी हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बच्ची थी, वो 3 दिन तक सतत रिपोर्ट लिखाने गई। 3 दिन तक एक लड़का उसको तंग कर रहा था, उसकी रिपोर्ट लिखाने गई, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। हम लोगों ने उसके लिए एडीजी साहब से मिले, हमने प्रदर्शन किया। एक हमारे क्लॉथ मार्केट, जो कपड़ों की मार्केट है, उसके अध्यक्ष हंसराज जैन जी, उसको भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद लड़े हुए व्यक्ति ने उनको इतना मारा, और वो 70 साल के बुजुर्ग हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, वो सड़कों पे आ गई है। और आप अब शिवराज सिंह जी 20 फुट ऊंचे रथ पे घूम रहे हैं।
अभी तो कल ही ये बात चल रही थी कि कल किसी ने कहा कि बाबू सिंह रघुवंशी जी से आप ही पूछ रहे थे कि बाबू दादा कितना फुट ऊपर है, तो बोले 20 फुट ऊपर। अब 20 फुट ऊपर आदमी सीढ़ी लेके तो उनसे मिलने जाएगा नहीं। तो सामान्य रूप से 2.5 करोड़ रुपए के रथ पे जो घूम रहे हैं वो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये अंत है, और कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। और सबसे पहले किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं, सभी तबके आज भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बनाएगी और 250 सीटों से सरकार बनाएगी। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी को जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जरूर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सुरजीत जी, क्या लगता है, अगर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करे या सुरजीत सिंह चड्डा जी के चेहरे पर विश्वास करे, तो वो कौन सी खास बातें होंगी या वो कौन से आपके वादे होंगे जो आप जनता से करेंगे यदि आपको जनता विधायक चुनती है? तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। आज भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की मोटे तौर पे चौराहे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, है ना, चौराहे सजे हुए हैं, पर चौराहों पे भी एक गड़बड़ ये हो गई है इस विधानसभा में कि आप चाहे राजमोहल्ला चौराहा, ये भगत सिंह जी की मूर्ति हो, विवेकानंद जी की हो, सुभाष चंद्र बोस की हो, ये जो लोग जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जो इस देश पे मर मिटे, जिस भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम के अपने गले में बांध लिया, आज उन महापुरुषों की प्रतिमाएं जो है कोनों में कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उन्होंने क्या पुण्य प्रताप किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रतिमाएं वो चौराहों के बीच में लगी है। महाराणा प्रताप इतनी बड़ी हस्ती, और उस महाराणा प्रताप उस मऊना का चौराहा जिसको काला घोड़ा के नाम से जाना था, वो काला घोड़ा उठा के बगीचे में डाल दिया। महाराणा प्रताप जी बगीचे में चले गए और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो चौराहे पे आ गए। अरे मैं कह रहा हूँ कि देश के बलिदान देने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले वो लोगों को आप लोग क्यों दरकिनार कर रहे हैं? ये नगर निगम और ये महापौर जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से पुण्य प्रताप करे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो आपने उनको शहर के बीच में, चौराहों के बीच में खड़ा कर दिया, और जो देश के बलिदानी थे उनको आपने गलियों में और साइडों में कर दिया। लेकिन ये तो राजनीति की रीत है, यदि आपकी सरकार होगी तो आपके नेता भी चौराहों पर होंगे। बात महापुरुषों को तो नहीं हटा सकते, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, आप उनको तो नहीं हटा सकते। विकास के लिए अगर कहीं कोई अवरोध बन रहे थे तो उनको एक सम्मानजनक स्थान पर, सम्मानजनक होता तो मैं बोलता ही नहीं ये बात, वो सम्मानजनक नहीं था। चलिए आप कह रहे हैं तो होगा, आप एक बार देखेंगे तो आपको पता लगेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि इस विधानसभा में मालिनी गौड़ जी कहीं जाती नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं। उनकी कार्यकर्ता मैं जब आपने मेरे से पूछा कि आपको क्यों जीता है, तो मैं मेरी बात करूंगा। मुझे कंपटीशन जिससे करना है मैं उनके लिए बोलूंगा। वो सिर्फ 4 कुल्हाड़ी मारने जाती हैं, 5 बार गड्ढा करके गाड़ी में बैठ के चले जाती हैं। विधानसभा स्तर पे वो लोग कहीं नहीं जाते, ना महापौर जी जाती हैं, ना उनके पार्षद जाते हैं। तो सुरजीत सिंह जी कहाँ जाते हैं? हर जगह, हर वार्ड में जा रहे हैं, हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं, हर मामले में लड़ रहे हैं। चाहे वो द्वारकापुरी का मुद्दा हो, श्रद्धा सबूरी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा था उसका मुद्दा हो, प्रजापत नगर का मुद्दा हो, सभी मुद्दों में हम लोग नगर निगम को घेर रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं, जोनल कार्यालयों का घेराव कर रहे हैं, और हम लोग पूरी ताकत से इस विधानसभा में लगे हैं। और निश्चित रूप से मैं अपने ओर से ये कह सकता हूँ कि मैं जितने वार्डों में पार्षद रहा हूँ, मैंने अपना पूरा काम पूरी अच्छी मेहनत से, लगन से, और मैंने उस क्षेत्र के जनता को संतुष्ट किया। कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि माहौल बदल जाता है, पिछली बार कुछ माहौल अलग था, इस बार माहौल अलग है। हर चुनाव का एक तासीर अलग होती है, तो इस चुनाव की तासीर अलग है। निश्चित रूप से युवाओं का मेरे को बहुत समर्थन मिलेगा। मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ, वो चाहे सिख समाज के हों, सिंधी समाज के हों, महेश्वरी समाज के हों, जैन समाज के हों, अग्रवाल समाज, मैं युवाओं में सतत मिलता जुलता रहता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ। तो मुझे इस विधानसभा में, और ऐसा नहीं बुजुर्गों का, हमारे समाज के सारे लोग, कांग्रेस के लोग हमारे साथ हैं और वो मेरे को पूरी तरह सहयोग करें। बिल्कुल। चलिए सुरजीत जी, जो आपके कहा जाए प्रतियोगी हैं, क्या वो भी आपके साथ होंगे? जैसा पिछला चुनाव लड़े सुरेश मिंडा जी हैं, या उनके सुपुत्र हैं, या और भी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या उनका भी पूरी तरह से समर्थन आपको मिलने वाला है? निश्चित रूप से 100%, क्योंकि आदरणीय सुरेश मिंडा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मैं भी 3 बार नगर निगम में 15 साल पार्षद रहा हूँ, वो 20 साल पार्षद रहे हैं।
वरिष्ठ नेता हैं और वो उनका आशीर्वाद है मेरे को बराबर। वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि सुरजीत टिकट जिसको मिलेगा उसका हम एक दूसरे दोनों मिलके काम करेंगे, चाहे जिसको भी टिकट मिले हम एक दूसरे का काम जरूर करेंगे। बिल्कुल। चलिए सुरजीत जी, बहुत सारी बातें हो गई, मध्य प्रदेश की सरकार पर भी हमने बात कर ली। यदि हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की समस्याओं की बात करें तो वो कौन सी आपको ऐसी समस्याएं नजर आती हैं जिनको सबसे पहले या कहा जाए तत्काल प्रभाव से दूर करना बहुत ज़रूरी है? और अब जब आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, जनसंपर्क करने वाले हैं, तो किस तरह से इन समस्याओं को दूर करने का वादा भी जनता जनार्दन से करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है गरीब बस्तियों में। आज गरीब बस्तियों में आप देख रहे हैं कि बारिश में कीचड़ की समस्या है, पीने का पानी नहीं आ रहा है, ड्रेनेज बहुत बुरी स्थिति में है। और दूसरी एक बड़ी समस्या है कि इंदौर को आज मालिनी गौड़ जी ने एक प्रयोगशाला के तौर पे एक स्मार्ट सिटी का बना दिया। अब स्मार्ट सिटी बस्ती और इंदौर के हृदय स्थल में तो नहीं बनना थी। स्मार्ट सिटी आप किसी भी आउटर एरिया में जाके बना सकते थे, बांगड़दा में बना सकते थे, इंदौर देवास के बीच में बना सकते थे, इंदौर मऊ के बीच में बना सकते थे। पर आज इंदौर का जो हृदय स्थल था, बियावानी, छतरी बाग, बड़ा गणपति, राज मोहल्ला, आपने इस क्षेत्र को पूरा तोड़ दिया, छितर बितर कर दिया। पूरा क्षेत्र आज बम्बई बाजार क्षेत्र है, पूरा आपने तोड़ दिया। वो लोग बेचारे अपने घर से भी गए, अपने व्यापार से भी गए और अपने घरों से भी गए। आज लोग वो बेचारे भटकते फिर रहे हैं, कोई किराए पे रह रहा है, कोई रह रहा है। तो एक ही बड़ी समस्या है। एक बड़ी समस्या पार्किंग की है कि जो हमारी बड़ी मंडियाँ हैं, जो क्लॉथ मार्केट है ले लो या आप बर्तन बाजार ले लो, यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, गरीब बस्तियों की बहुत समस्या। और आगे मेरा निवेदन है कि इस स्मार्ट सिटी के नाम पे जितना आपने प्रयोग हो चुका, इसके बाद इसको आप इंदौर शहर की मध्य स्थल को आप जो है प्रयोगशाला बनाना बंद कीजिए। जी, चलिए, ये तो हुई समस्याओं की बात। सुरजीत जी, आप हर साल धार्मिक आयोजन भी बहुत सारे करते हैं, खेल जगत से जुड़ी गतिविधियों में भी लगे रहते हैं। ये साल चुनावी साल है, अपने पिता की स्मृति में आप कौन कौन से बड़े आयोजन करने जा रहे हैं और इसका किस तरह से प्रारूप तय किया गया है, किस तरह से इसकी रूपरेखा बनाई गई? देखिए, ऐसा है कि मैं संस्था उजागर के माध्यम से पिछले 8 वर्षों से खेल गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधि हो या अपना सेवा का माध्यम हो, मैं पिछले 8 वर्षों से मेरे पिता की स्मृति में 1 लाख कॉपियाँ बांटता हूँ। और उसके अलावा हम लोग पानी के टैंकर निःशुल्क चलाते हैं, शव वाहन निःशुल्क चलाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी गर्मी में हम संस्था के माध्यम से प्याऊ लगवाते हैं। और हम कई धार्मिक आयोजन, अभी मेरे पिताजी की 25 जुलाई को बरसी है, तो 24 तारीख को हम प्रीतम दास हॉल में हमारे एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय कीर्तनकार हैं चमनजीत सिंह जी लाल, वो आ रहे हैं। 24 को प्रीतम दास हॉल में होगा और 25 तारीख को हम लोग गुरु अमरदास हॉल में ये प्रोग्राम करा रहे हैं। उसके अलावा हमने भी क्रिकेट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया। करीब 4000 युवा लड़कों को मैंने उस क्रिकेट के माध्यम से जोड़ा है। 325 टीमों को साथ हमने वो क्रिकेट का एक बड़ा आयोजन कराया, टूर्नामेंट कराया। सतत हमारे यहाँ भागवत कथाएं और कई धार्मिक आयोजन हम लोग साल भर कराते हैं। हम लोग एक शोभा यात्रा जो रावण दहन का प्रोग्राम होता है दशहरा मैदान पे, उसमें भी हम लोगों की सहभागिता रहती है। पिंटू जोशी और हम लोग मिलके वो बड़ा आयोजन करते हैं और उसमें एक राम लक्ष्मण शोभा यात्रा भी निकालते हैं। ऐसे कई धार्मिक आयोजन साल भर हम लोग करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उससे हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल। चलिए सुरजीत जी, जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता के लिए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता के लिए, हमारे एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या खास संदेश होगा आपका? चुनावी साल है, पूरे जोश खरोश के साथ आप चुनाव मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे व्यक्ति को चुनें। आप देखें कि कौन व्यक्ति आपके बीच में रह रहा है, कौन व्यक्ति काम कर सकता है, किसी में सीखा जाए और उसकी कार्य क्षमता को देखा जाए और उसके बाद प्रत्याशी चयन और चुनाव में जो भी जिनको मौका मिलेगा वो लोग हमेशा आपके बीच में आएंगे। पर आज का युवा जो है वो एनालिसिस करता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज जब तक हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग रोज़ दिखते हैं, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखते हैं, कई माध्यमों से हम लोग युवाओं के बीच में जाते हैं, तो युवा हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार, आप जैसे लोगों को आना चाहिए, कुछ संपन्न लोगों को आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में भी एक अच्छा मैसेज हम लोगों का जाता है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि युवाओं के साथ साथ हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग महिलाओं का मुझे समर्थन प्राप्त होगा और निश्चित रूप से हम इस चुनाव में विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर ये थे सुरजीत सिंह चड्ढा, जो कि आत्मविश्वास दिखा रहे थे, एक योद्धा की तरह। अयोध्या यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 कही जाने
जाने वाले इस बड़े क्षेत्र में अब कांग्रेस की तरफ से अपना दावा रख रहे हैं और पूरी तरह से तैयार भी हैं। चुनावी ऊर्जा भी उनमें नजर आती है, बूथवार उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। देखने वाली बात है कि जिन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जाने वाले हैं वो किस तरह से जनता तक पहुंचा पाते हैं और कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में मेहनत करती आ रही है, वो मेहनत का प्रतिफल कैसे सुरजीत सिंह चड्ढा कांग्रेस पार्टी को दिला पाते हैं। मिशन 2018 में यूं तो बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आने वाले दिनों में उन मुद्दों पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता की क्या है अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षाएं। आज के इस खास सेगमेंट साक्षात्कार में इतना ही। हर बार की तरह हम अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक आप लगातार बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।